अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज में मुतालबात मनवाने में नाकामी और हुकूमती क्रैकडाउन में मुतादिद कारकुनों की हलाकत के दावों के बाद जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी तौर पर शदीद इख्तलाफात और बैरूनी दबाव का सामना है, वहीं जिना एवेन्यू पर कारकुनों को तना छोड़कर जाने पर कारकुनों की शदीद तनकीद का सामना करने के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 26 नवंबर के वाकयात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से रेड जोन में दाखिले को पार्टी के खिलाफ साजिश और 9 मई पार्ट 2 करार दे दिया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल सूबाई असम्बली से जाराना खिताब किया, जिसमें उन्होंने गवर्नर राज की खबरों पर वफाक को चैलेंज किया। वफाक की हुकूमत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाने, बुशरा बीबी पर कातलाना हमले का इल्जाम लगाया और मुस्तकबिल में गोलियों का जवाब गोलियों से देने की धमकी भी दी। वही 9 मई हमारे अंदर बंदे डाल के अब बहाना बनाएंगे कि रेड जोन में घुस गए थे। अगर कोई रेड जोन में गलती से गया भी होगा, इमरान खान का हुक्म था कि डी चौ तक है, मैं लिख के देता हूं कि उसके साथ मास्क वाला जरूर होगा, उसके साथ उसको ले जाने वाला। जिस तरह कोर्ट कमांडर हाउस में हमारी लीडरशिप ने कहा मत जाओ, दरवाजे खोलते गए, रास्ते खोलते गए, ले जाते गए और आखिर में कहा कि हमला हमने किया है। ये टोपी ड्रामे कौम जान चुकी है। मैं इस सूबे का वज़ीर आला हूं, बुशरा बेगम मेरे साथ है। एसेसिनेशन का हमला, कतलाना हमले हुए, कतलाना हमले। मैं इमरान खान से भी गुजारिश करूंगा कि खान साहब इस पुरमन का लफ्ज मत कहना, फिर देखना कि किसके सीने में कितनी गोलियां जाती हैं। अब जब असला उठा के आएंगे फिर तुम्हें बताएंगे कि भागते हैं कि भगाते हैं। हमें इमरान खान की रिहाई जल्द से जल्द चाहिए, वरना ये जो तुम फसाइयत के जरिए गोलियां मार के हटा रहे हो, हम फिर गोलियों का जवाब गोलियों से दे के तैयार होके आएंगे, तब जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं, तुम होगे। अली अमीन गंडापुर एक बार फिर जाराना मौकिफ अपना रहे हैं और वो माजी में भी सर पर कफन पहनकर निकलने की बात करते रहे हैं, लेकिन अब उन पर यह तनकीद हो रही है कि वो खुद तो एहतजाज से फरार हो गए, मगर जानी नुकसान सिर्फ वर्कर्स का हुआ। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज किया है कि अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाकर दिखाओ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस जाराना खिताब पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये सिर्फ जबानी धमकियां देते हैं, अब खैबर पख्तूनख्वा से आइंदा वफाक पर कोई हमला नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ताहाल खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का फैसला नहीं हुआ है। दूसरी तरफ 26 नवंबर के एहतजाज में नाकामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इख्तलाफात शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं। खबरें हैं कि पार्टी की क़यादत को इस वक्त बुशरा बीबी के किरदार पर शदीद एतराज़ात हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने 2 रोज़ पहले होने वाले सियासी कमेटी के इजलास में पार्टी की क़यादत को बेगैरत और गिद्ध जैसे अलकाबात से नवाजा था। जबकि कल बुशरा बीबी के तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने हमारे प्रोग्राम में पार्टी क़यादत पर बुशरा बीबी से गलत बयानी करने का इल्जाम लगाते हुए यह दावा किया था कि बुशरा बीबी अपनी मर्जी से वापस नहीं गई थी। उन्हें कहा गया था कि आपको वापस धरने के मकाम पर लेकर जाएंगे, मगर अली अमीन गंडापुर उन्हें मानसेरा ले गए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि बुशरा बीबी को पार्टी क़यादत पर एतमाद नहीं था। बीबी के ने कहा कि खान साहब ने मुझे अमानत के तौर पे अपना लाएअमल दिया था। खान साहब ने वादा लिया था कि हमने हर हाल में डी चौक पहुंचना है, तो अगर खान साहब ने इनको संजानी का कह दिया है तो मेरी खान साहब से बात करा दें। मुझे खान साहब एक जुमला कहेंगे कि संजानी बैठो, हम यहाँ से 1 इंच नहीं आगे जाएंगे, लेकिन जब तक मुझे खान साहब खुद नहीं कहेंगे मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। ये बात दुरुस्त है कि वो वहां से जाना नहीं चाहती थी, और वो जब वापस आई उनकी जाने की वजह ये बनी कि उनकी गाड़ी पे स्ट्रेट फायरिंग हुई। तब भी वो जाना नहीं चाहती थी, तो उनकी गाड़ी के फ्रंट शीशे पे कोई केमिकल नुमा चीज फेंकी गई, जिसकी वजह से फ्रंट शीशा बिल्कुल ब्लर्ड हो गया था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो उनको बताया गया कि जी गाड़ी चेंज कर रहे हैं सिर्फ, और गाड़ी चेंज होगी और फिर कारकुनों की तरफ उनको वापस लाया जाएगा। आप ये कह रही हैं उनको ये कहा गया था कि दोबारा धरने के मकाम पे जा रहे हैं? जी 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 जी, ये एक रियल फैक्ट। मगर मिशाल यूसुफजई के इस इंटरव्यू के कुछ ही देर बाद मिशाल यूसुफजई को वजीर आला के मामले खसूसी के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। यानी बुशरा बीबी की तर्जुमानी करने पर मिशाल यूसुफजई को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा, जिससे पार्टी क़यादत और बुशरा बीबी के दरमियान खलीज वाज़े होती नजर आ रही है। इसके अलावा 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तो सवाल उठ रहे हैं, मगर हुकूमत ने उस रात जिस किस्म का क्रैकडाउन किया उस पर हुकूमत जो वजाहतें कर रही है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि अब तक हुकूमती क्रैकडाउन में कम अज कम 12 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, मगर हुकूमत का दावा है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने मुजाहिरीन पर ना गोली चलाई ना ही इसमें हलाकतें हुई।
आज भी डिप्टी वजीर आजम इसाक डार ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि गोली के जख्मों और अंधाधुंध फायरिंग की कहानियां सरासर झूठी हैं। कहां हैं लाशें, कहां हैं कब्रें। मगर हुकूमती रहनुमाओं के ये दावे अपनी जगह। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी सहाफ़ती इदारे हुकूमती क्रैकडाउन में मुजाहिरीन की हलाकतों को रिपोर्ट कर चुके हैं, जबकि आज जियो न्यूज़ की फैक्ट चेक की रिपोर्ट ने भी हुकूमती दावों को झूठा साबित कर दिया है। जियो न्यूज़ फैक्ट चेक टीम की रुकन नादिया खालिद और समन अमजद ने आज अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल से हासिल डेथ सर्टिफिकेट के साथ कम से कम 3 हलाकतों की तस्दीक की है और उन डेथ सर्टिफिकेट्स में गोलियों के वार से हलाकतों की तस्दीक हुई है। इसके अलावा साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत को लेकर संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कासिम सूरी ने अपनी एक्स पोस्ट में दावा किया है कि इमरान खान को ऐसी चीजें दी गई हैं जिससे उनका जहनी तवाजुन खराब होने का खतरा है। छोटे से कमरे में बंद करके किसी जहरीली चीज का स्प्रे किया गया है जिसकी बू उनके जहन पर असर कर रही है। इमरान खान की तबीयत खराब है और जान को शदीद खतरात लाहक हैं। कासिम सूरी ने यह भी दावा किया है कि इमरान खान को अडियाला जेल से मुंतकिल कर दिया गया है। मगर इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने कासिम सूरी के इस दावे पर लोगों को क़यास-आराइयों से बाज रहने की तलकीन की है। हम इस पूरी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे और उस ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल वावड़ा ने। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप पिछले कई प्रोग्राम में ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा हो सकता है और कल आपने शाहजेब के प्रोग्राम में ये भी कहा कि बुशरा बीबी से उनकी जान को खतरा हो सकता है और आप चाहते हैं कि इमरान खान की जान को बचाया जाए। लेकिन आज कासिम सूरी जो कि साबिक डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को कोई ऐसी चीज़ दी जा रही है जिससे उनका जहनी तवाजुन ख़राब हो, उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया है जहाँ पर जहरीली गैस या जहरीली स्प्रे किया गया है जिससे उनके जहन पर असर पड़ा है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो तो इंतजामिया के ऊपर ये ब्लेम डाल रहे हैं कि इमरान खान की जो तबीयत ख़राब है उसकी जिम्मेदार इंतजामिया है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। एक तो ये कि जो आपने ट्वीट पढ़ा है कासिम सूरी साहब का, कासिम सूरी साहब गालिबन मुल्क से फ़रार हैं, ऐसा ही है? मुल्क में तो नहीं है जी, तो फरार ही हो गए ना। हाँ ठीक है, जब फ़रार हैं तो उनको वहाँ अमेरिका बैठे हुए स्प्रे का भी पता चल रहा है, उनको उनकी तबीयत ख़राब का भी पता चल रहा है, उनको लोकेशन का पता चल रहा है, प्रोपेगेंडा है। देखिए ये सब फ्रस्ट्रेट हो गए, ये परेशान हो गए, फंस गए, पकड़े गए हैं अवाम के आगे, पब्लिक के आगे, एक्सपोज हो गए हैं कि इन्होंने गरीबों को फंसा के मरवा के कॉम्प्रोमाइज़ होकर खान को जेल भिजवाने में, मज़ीद उसकी परेशानियाँ बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ किरदार अदा किया है। और अब खान को खुदा न खास्ता यही हवाई और बीबी जो हैं, वो बेगम साहिबा जो हैं, वो मरवा के लाशों पे सियासत तो इस खत्ते में होती रही है और इतने बड़े पॉपुलर लीडर के साथ ये कोई नामुमकिनात में तो चीज़ है नहीं। और आपको कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें नज़र आ रही हैं और आपको फ़ायदे लेते भी नज़र आ रहे हैं। जो जिस चीज़ की सज़ा आज इमरान खान साहब पा रहे हैं, जो बंदूक की गोली उनसे चलवाई है, जो सिग्नेचर 190 मिलियन में कराया है, तो मेरा आपसे वही सवाल है, मैं फिर रिपीट करूँगा कि देखें जी, जब खान साहब की साबका बेगम थी जमायमा खान साहिबा, जो बहुत ज़बरदस्त खातून है, वो अरबों डॉलर की मालिक हैं। तो जब बरतानिया में तलाक होती तो आधी चीज़ मियाँ को मिल जाती है, तो उन्होंने उस चीज़ से इनकार कर दिया था। तो इसका मतलब अगर एक आदमी अरबों डॉलर छोड़ सकता है तो फिर ये काम क्यों करेगा? तो ये काम का बेनिफिशरी कौन है? ये जो आज की बेगम है या जो भी हैं, पीरनी है या जो भी इनको आप नाम दे दें, ठीक है, तो इनके बच्चों ने फ़ायदा उठाया, इनके पुराने खामन ने फ़ायदा उठाया। फिर इन्होंने डी चौक के दावे किए कि मैं खान की अमानत लेकर डी चौक जा रहे हैं, तो डी चौक क्यों नहीं गए? फिर फ़रार क्यों हो गए? फिर फरारी के अंदर इन्होंने गेम बनाई, अपनी बहन से बयान दिलाया जो मैंने ओपन किया कि जी वो उनको जदोकोप कर दिया है, गंडापुर साहब ने ज़बरदस्ती लेके चले गए। भाई ज़बरदस्ती, आप 70 साल की खातून हैं, आप 15 साल की काकी तो है नहीं कि आपको ज़बरदस्ती ले जाएगा। फिर आपने बयान दिया, तर्जुमान ने कल मेरे शो पे भी ये कहा कि उनको कहा गया था कि दोबारा आपको डी चौक लेके जा रहे हैं, लेकिन मानसरे लेके चले गए। अब जब आपने ये कहानी गढ़ दी तो उसके बाद अगले दिन सीसीटीवी फुटेज आई जिसमें वो टहलती हुई गाड़ी में बैठ रही गंडापुर की, तो झूठ पकड़ा गया। उसके बाद फिर कहा गाड़ी पंचर थी। फिर उन्हीं के तर्जुमान ने आगे कहा बेगम साहिबा की कि गाड़ी के ऊपर कोई केमिकल फेंक दिया था जिसकी वजह से हमें बैठना पड़ा और उस बैठने के अंदर आंखों में पट्टी डाल दी और मौक्कल भाग गए और एक जेम्स बॉन्ड का यू टर्न हुआ और गाड़ी स्पिन हो गई और वो गंडापुर साहब लेके उनको वहाँ चले गए। ये सब ड्रामेबाजी है, ये कौम के आगे एक्सपोज हो चुके हैं। कल जो आपने गंडापुर की तकरीर सुनी वो आपको फ्रस्ट्रेशन है। मैं उन तमाम चीज़ों पर आता हूँ, लेकिन फैसल साहब मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने पहले ही कहा था कि इमरान खान से मुलाकातें मुश्किल हो जाएंगी। आज फैसल चौधरी साहब उन्होंने दोबारा अदालत से ऑर्डर लिया, लेकिन उनकी इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात नहीं हुई। तो क्या मुलाकात इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो अडियाला जेल में नहीं है, या सख्तियां बढ़ गई इसलिए मुलाकात नहीं होने दे रहे? देखिए शहजाद साहब, इस सारी तकदौ में इमरान खान साहब को क्या मिला? आज तक कुछ भी नहीं मिला। इमरान खान साहब के लिए मुश्किलें बढ़ती चली गई हैं और जब ये काम हो रहा था तो मैंने कहा था ये मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं कि उनसे मुलाकातें ख़त्म हो जाए, वो और तकलीफ में जाए, ये और कैश करें, वो तकलीफ में जाए, ये और कैश करें। तो ये हो रहा है। और अडियाला जेल से कौन लेके जाएगा, क्यों लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा? सूरी साहब ने अपने अगले ट्वीट में कहा है कि वो अडियाला जेल में नहीं है, उनको मुंतकिल कर दिया गया है। मेरी बात सुनिए, कासिम सूरी साहब मफरूर है, एक आदमी मुल्क से बाहर भागा हुआ है,
जो भागा हुआ आदमी है, जो भगोड़ा है, उसकी बात को आप करें। आप मुझे बताएं ना तो सर, इस्लामाबाद में हैं, आप पाकिस्तान में, इस्लामाबाद आप में, इस्लामाबाद में, और आप बहुत ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, तो क्या अडियाला जेल में है? वो अडियाला जेल, अडियाला जेल में आज के दिन तक तो अडियाला जेल में ही। आज के दिन का मतलब है कि क्या मुंतकली हो सकती है उनकी? मुंतकली क्यों नहीं हो सकती? जब आप नई स्कीमें बनाएंगे, आप टेररिस्ट को लाएंगे और आप जेल तोड़ने की बात कर चुके हैं और अभी मजीद कर रहे हैं, तो जान को बचाने के लिए फिर बहुत सारे ऑप्शन। तो पहले तो आपने कहा था मत जेल में लेके जाएंगे, लेकिन पिछले 2-3 दिन से इस तरह की बातें चल रही हैं कि मिलिट्री कोर्ट में उनको ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसके लिए अदालती हुक्म जरूरी होगा, लेकिन क्या ये प्लान में है? देखिए शहजाद साहब, ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि अगर फैज़ हमीद का ट्रायल होगा और फैज़ हमीद सबूत देगा और सारे शवाहिद वो दे रहा है और बयानात वो दे रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा जो मिलिट्री का आदमी और दूसरे का कहीं और होगा? ये सब फंसाने की साजिश। देखिए इमरान खान करदा ना करदा गुनाहों के अंदर फंसा हुआ है जो उसने आज 22 साल में नहीं किए थे। अब मसला ये है कि हमारे इख्तलाफ हो सकता है। देखिए मैं पार्टी से तब निकाला गया जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, देख रहा था खान साहब का क्या कर रहे हैं सारे लोग। मैं खान साहब को बता के निकला हूँ, और मैं जब निकला हूँ तो आसमान पे पीक पे थी पार्टी, खान साहब चांद पे बैठे हुए थे, किसी को तस्वर भी नहीं था ये सब कुछ होना है। ये हमें तो ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा था खान साहब किस मरहले पे नहीं जा रहे, किस जगह पे, और हम पार्टी के अंदर थे। मैं खान की 4 बंदों का हिस्सा था। अब मैं आप समझते कि मैं इतना बेहस हो जाऊँ कि मैं खान की लाश की सियासत करने तो मैं बचाऊंगा, आखिरी दम तक बचाऊंगा, आखिरी कोशिश तक। किससे बचाएंगे? मरने मारने से। मैं तो कौम को कर रहा हूँ, जो खान के सपोर्टर वोटर है उनको ये बीबी से जान छुड़ानी है, खान की जान बचानी है। तो इमरान खान को मरने का खतरा इंतजामिया से है, हुकूमत से है, या आप जैसे कह रहे हैं बुशा बीबी से? देखिए कोई पागल का बच्चा होगा हुकूमत जो ऐसा काम करेगी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें दम दारूद और बारूद बेगम ही दे सकती है, वही दही गिलाती है, वही चावल गिलाती है। नहीं अडियाला जेल में कैसे? जब तक एक्सेस नहीं है तब तक सब चीजें ठीक है। तो ये एक्सेस उनको मिलेगा भी नहीं? अब उम्मीद तो ही की जानी चाहिए और होना भी ऐसे ही चाहिए। आपने ये उस दिन कहा था ना कि जैसे मैंने अलीमा खान को बचाया वैसे मैं इमरान खान को बचाऊंगा, तो उससे तो ये तासुर मिला कि आप उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए पहले उनकी जान बचनी चाहिए। जब इनसे जान छूट जाएगी तो जहां हाथ पैर माफी पैर भी पकड़ने पड़े, तो हमने किसी के लिए नहीं पकड़े, लेकिन अपने जिस लीडर ने हमें सियासत दिखाई है जो हमें याद है वो भूल गए, करेंगे क्यों नहीं करेंगे? उसके तो आप ये कहना चाहते हैं प्यार तो नहीं खत्म हो सकता ना? हाँ, इमरान खान की रिहाई अब मुमकिन उसी सूरत होगी जब बुश नहीं, आपने कल ये कहा ना कि देखें वजीर आजम बनने के लिए उनको बुशा बीबी के साथ शादी करनी पड़ी, और अब आसानी करने के लिए इस औरत से फारिग करना पड़ेगा, इस औरत अलहदा होना पड़ेगा उनको। देखिए फारिग का मतलब यही है ना सर, अलहदगी। मैंने कहा इमरान खान की जिंदगी बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है। ये तो जब आप बात करते हैं हम सियासतदान कम डिवोर्स लॉयर ज्यादा लगते हैं कि आप चाहते हैं वो अलहदा हो जाए तो उनकी आसानियां हो जाएंगी। मुझे उनकी अलहदगी से, उनकी रिहाई से, उनकी जिंदगी बचाने से मेरी ज़ात को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं तो एक लॉयल्टी दिखा रहा हूँ, मुखलसी दिखा रहा हूँ, जो मैं पहले दिखाता हूँ निकाला गया। फैसल साहब जब आप बात करते हैं आप अपना ओपिनियन तो देते हैं, लेकिन आप एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो ये आपका नुक्ता नजर है या एस्टैब्लिशमेंट भी ये सोचती है कि इमरान खान असल में मासूम है और अगर बुशरा बीबी से अलहदा हो जाए तो इमरान खान जो है वो मंजूर नजर है फिर हमारे? देखिए अगर आप ये चीज़ एस्टैब्लिशमेंट ये समझ जाए और सोचना चाहे जो आप एक अच्छी बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात चीज़ तो कोई होगी नहीं, ठीक है? तो मैं वो भी ये सोचते हैं कि इमरान खान इज एक्चुअली इनोसेंट, असल प्रॉब्लम जो है वो उनकी अहलिया है। शहजाद साहब आप बादशाह लोग हैं, मैंने आपको पहले ही कहा, आप लोग जब चाहे मुझे तर्जुमान एस्टैब्लिशमेंट का बना दें, कभी आप तर्जुमान खान का बना दें, कभी आप तर्जुमान मुझे नून लीग का बना दें, गवर्नमेंट का। मैं आपसे बहस तो नहीं कर सकता, लड़ाई कर सकता हूँ। मैं तो गवर्नमेंट का बनाता नहीं हूँ, मैंने दूसरों को देखा है गवर्नमेंट का तर्जुमान बनाते हैं, मैं तो समझता हूँ आप उससे ऊपर की चीज़ है। ठीक है, चले, आपकी मेहरबानी है, आपका शुक्रिया है। लेकिन सर देखिए प्रॉब्लम ये है शहजाद साहब कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस एक्ट, ये बहुत सीरियस सिचुएशन में हम बैठे हैं, ठीक है? खान को मजीद तबाही में कौन, मुझे एक बात बताया ना, घड़ी चोर खान था नहीं था? घड़ी चोर चोरी किसने करवाई? बेगम ने करवाई, बेगम के बच्चों को मिली। आप लोगों ने वॉइस नोट चलाई, आप लोगों के क्रेडिबल चैनल से चलाई है कि वो बेगम साहबा मेरे दोस्त को कह रही है। मैं तो उसको भी आज क्लेम करता हूँ अपना दोस्त है, मैं दोस्ती नहीं छोड़ता अपनी। जुल्फी को कह रही है कि घड़ी बेचनी है, वो कह रहा है जी मुर्शिद। अब प्रॉब्लम ये है 190 मिलियन वॉन का मुझे फायदा हो, इनके बच्चों को फायदा हुआ, इनकी दौलत बढ़ी, इनके मियाँ की दौलत बढ़ी है, जो एक्स मियाँ है इनका, ठीक है, जो चौधरी था पाकिस्तान का जब हमारी हुकूमत थी। तो मैं गलत बात क्या कर रहा हूँ? लेकिन फैसल साहब आप जो बात कर रहे हैं आप सारी जिम्मेदारी उनकी अहलिया पर डाल रहे हैं, लेकिन अगर 190 मिलियन पाउंड भी है, घड़ी का मामला भी है, दीगर मामला भी है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उसी घर में थे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनको पता ना हो। तो तमाम तरह ब्लेम क्या आप समझते हैं उनकी अहलिया पर जाता है? और दूसरी बात ये, शादी के बाद उनको इक़्तिदार मिला, वो वज़ीर आज़म बने, 3.5-4 साल उन्होंने इक़्तिदार संभाला, तो ऐसा तो नहीं कि नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा भी हुआ है ना उनको? देखें 22 साल तक जो आदमी के ऊपर जो इल्ज़ाम नहीं थे, वो कब वो इल्ज़ाम लगे? घड़ी चोरी, 190 मिलियन पाउंड, फौज से लड़ाई, जजों से लड़ाई, कत्लो गारा, धरने, मार कुटाई, तोड़ फोड़, जब बीबी उनकी ज़िंदगी में आई,
उससे पहले तो खान ना ऐसा था, ना ऐसी सोच थी उसकी। जितना वो शक्ल का अच्छा आदमी हो उतना ही दिल का अच्छा आदमी था। लेकिन उनकी सोच तो आपको पता है कि वो बड़ी मुस्बत है अपनी अहलिया के बारे में। और अगर हम ये फैसला साहब, अगर उसको हम पर्सनली अपनी जिंदगी में भी देखें तो कोई तीसरा शख्स अगर आपकी अहलिया के बारे में कुछ कहेगा, आपको यकीन नहीं होगा, यू विल से आई नो हर बेटर देन एनीवन। देखिए सर, आई 100% एग्री व्हाट यू से, बट सर 4 साल की शादी और 15 साल की लॉयल्टी का बड़ा फ़र्क होता है। नंबर 1, हम उसके बच्चों की तरह उसके आगे बढ़े हुए हैं, उसने हमें सियासत सिखाई है, हमने तो कोई और जगह पर सियासत नहीं की, ना मैं किसी और पार्टी में गया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि खान साहब जो बातें कर रहे हैं, जो कर रही खातून करा रही हैं, आज भी जो सब कुछ हुआ है वो इसके बीच में कौन है? खातून एन मीम काफ की फाले निकालने वाले कौन है? गंडापुर कैसे बना है? गंडापुर और ये दोनों गठजोड़ के अंदर पैसे नहीं कमा रहे, अब एक दूसरे को डाल रहे हैं। एज़ वज़ीर आज़म उनको नहीं पता था क्या हो रहा है? सर मेरी बात सुने, सल्तनतें डूब गई हैं। शाहनवाज भुट्टो आपके आगे गए हैं, क्लिंटन प्रेसिडेंट अमेरिका का, वो भी एक खातून के हाथों इम्पीचमेंट की तरफ चला गया। आपको ये भी पता है क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने आपको सियासत सिखाई है, आप इतने अरसे तक उनके साथ लॉयल रहे कि इमरान खान जितने लॉयल उनके साथ रहे अपनी अहलिया के साथ, शायद किसी के साथ नहीं रहे जितना उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये कैसे आपके ओपिनियन से कैसे उनकी राय बदल जाएगी? देखिए मेरी बात सुने, उनकी ना राय बढ़े, वो उनकी अगर आंख में पट्टी रहती है, उनकी किस्मत ख़राब है और वो उस खाई की दलदल में चले जाते हैं, तो मैं तो उनको आखिरी वक्त तक कुएं से बचाने की कोशिश करूँगा, मैं करता रहूँगा। अब वो उनकी किस्मत में क्या, उन्होंने क्या फैसला करना है। लेकिन मेरा आपसे अगली चीज़ जो मैंने आपको बतानी है, देखिए ये जो इस तरह की ट्रेंड ख़वातीन होती है जो 34 साल जिनकी हिस्ट्री पीछे भी रह चुकी है, वो ख़वातीन तावीज़ मजहबी लिबासा मफरूज़े हैं ना सारे? नहीं थे, मफरूज़े नहीं है भाई। इफ आई अलाउ यू कि आप ये बैठ के यहाँ पे बात करेंगे तो मुझे उनका मौक़िफ़ भी लेना पड़ेगा ना। देखिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देखिए बकरे के सींग मेरे बाप ने तो नहीं लगाया, स्पेकुलेशन नहीं, हमारे यहाँ अंधे तो नहीं है, आंखों से देखी हुई चीज़ें ना। फिर जो फैज़ हमीद को इन्फॉर्मेशन मिली थी इंटेलिजेंस चीफ, वो रात को उनको बताई थी, वो रात को कहते थे सुबह शहजाद साहब ग्रे सूट पहन के आने वाले हैं। अगर बकरे के सींगों का आपको पता है, इमरान खान को नहीं पता था, ये कैसे भाई? तो आंखों पट्टी इस तरह बनती है ना, आंखों पट्टी इस तरह बनती है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये गैंग ऑपरेट करता है, किस तरह बढ़ता है? 11 बजे एक ने बात की, 2 बजे एक ने बात की, 4 बजे एक ने बात की, 8 बजे एक ने बात की, 10 बजे आदमी बिस्तर में दूध पिलाते हुए एक ने बात की। सिर्फ ये इस प्रोग्राम के जरिए अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहे दे दें, उनकी स्पोक्स पर्सन अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहे। तो कल फारिग हो गए एक और झूठ के ऊपर जी, वो कल आई थी बतौर तर्जमान, तो एज ए स्पेशल असिस्टेंट उनको जो है फारिग कर दिया गया है। किसने फारिग किया? अली अमीन गंडापुर साहब ने। तो ये आप कौम को नजर नहीं आ रहा है सब कुछ क्या हो रहा है? जब उन्होंने तकरीर की जज्बाती, मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले एक सवाल, अभी जो इतनी स्पेकुलेशन चल रही है, पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट्स भी कह रहे हैं कि तबीयत खराब है इमरान खान की, पता नहीं क्या कर देंगे, बेहतर नहीं कि उनके वकला को उनसे मुलाकात का मौका दिया जाए ताकि सच सामने आ जाए? इनके प्रोपेगेंडा के अंदर आप रोज कोई चीज मांगेंगे तो रोज तो उनकी नहीं चीजें मांगेंगे, मुलाकातें नहीं होनी है इमरान खान, करवा भी देंगे, कोई मसला नहीं है मुलाकात को एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं, लेकिन अब तकलीफें परेशानी है तो खान की बढ़ गई है ना, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपने ये कहा था कि बुशरा बीबी की दोबारा अरेस्ट हो सकता है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ऐसे ही काम करते रहेंगे। ऐसे ही नहीं, वो तो कल एक हाथ और आगे जाकर ये कह रहे हैं कि अब हम पे तुम लोगों ने गोलियां चलाई हैं, तो क्या हमें मजबूर किया जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम हम जब एहतजाज करें तो हम भी असला लेकर आए? तो वो तो ये धमकी दे रहे हैं कि तुमने हम पे गोलियां चलाई, हम भी चलाएंगे। देखिए सर, इससे पहले भी वो धमकियां दे चुका है, इससे पहले भी वो केपी के हाउस में चाय की चुस्की मार के वापस बरामद हो गया डिग्गी में बैठकर, फिर वो यहाँ भी आया है, आगे डी चौक पे नहीं गया, उसकी कौन सी बात को मैं मानूं? नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो जो 4 है, क्योंकि अब पब्लिकली एक्सपोज हो गए हैं, इसको समझे बात को, कौम और इमरान खान को प्यार करना वोटर सपोर्टर की आंख खुल गई, वो अंधे नहीं है। पीटीआई अपने वर्कर्स उसको बाथरूम जाने नहीं दे रहे, उसकी मार पड़ी है उसको कंटेनर में, आपके फुटेजेस चली है, कौन पता चल गया दोनों खेल खेल रहे। इस खेल के अंदर इक़्तिदार, दौलत और माल के खेल के अंदर ये सब मिले हुए हैं, तो वो एक स्टेप आगे गया है कि इस चक्कर में कि किसी तरह गवर्नर राज लग जाएगा। गवर्नर राज नहीं लग रहा, ये ख्वाहिश नहीं पूरी होगी। वो जो खिलाड़ी हैं वो अक्लमंद लोग हैं, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते, वो बड़े पेशेंस के साथ, रियासत बड़े पेशेंटली काम करती है। तो अच्छी बात है क्योंकि उससे हालात और बिगड़ेंगे नहीं, हालात इनके फेवर में चले जाएंगे। पीटीआई से केपीके की आवाम पूछेगी ना कि आपने केपीके में क्या किया है सिवाय गालम गलो, लड़ाई झगड़े और पैसे खाने के। लेकिन ये हमने देखा 2024 में भी आवाम ने इस बात पे तवज्जो नहीं दी, आवाम ने बयानिए पे वोट दिया। देखिए इमरान खान को लोग प्यार करते हैं, इनको थोड़ी की एक्सपोजर, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ दोबारा एहतजाज करेगी? नहीं करेंगे। अभी कई महीनों तक तो एहतजाज की कोई कॉल वॉल नहीं आनी, नहीं होगी कोई कॉल। लेकिन आप ये जो बात करें, दोनों तरफ खेलते हैं। जब बुशरा बीबी की रिहाई हुई थी उस वक्त भी आपने कहा था कि वो सियासत तो करेंगी, वो पार्टी भी चलाएंगी, लेकिन वो उस वक्त आपने तासुर दिया था कि डील के तहत सारा हो रहा है, लेकिन डील तो नहीं, वो तो मज़ामत कर रही है। देखिए जो मैं बात कहता हूँ मुझे याद रहती है, आप भूल जाते हैं। मैंने कहा कि वो बिल्कुल सियासत करेगी, इमरान खान उनको इंडोर्स करेंगे, बहनों को नहीं आगे आने देंगे, बीवी को कहेंगे और चलाएगी। और मैंने कहा वो डील, ये व्हीलिंग डीलिंग के तहत जो हुआ है, हूटरबाजों के साथ वो गई हैं। अगर जो काम कहा है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे बाहर गए तो उनका फिर वापस भी अरेस्ट हो सकता है, ये मैंने कहा था। लेकिन उस वक्त ये था कि उनको रिहा करने का मकसद ये है कि पार्टी में मजीद तकसीम पैदा की जाए,
वो तकसीम तो शायद हमें नजर आ रही है, लेकिन वो उनकी मुजाहमत की वजह से नजर आ रही है, उनकी डील करने की वजह से नहीं नजर आ रही। देखिए सर, मैंने आपको कहा था कि सऊदी अरेबिया के ऊपर जो इतना भयानक जो हमारा बरादर मुल्क है, उसको हमने उसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया, उसमें मजहबी फसाद करने की कोशिश की कि वो शरीयत खत्म कर रहे हैं, शरीयत खत्म कर रहे हैं। ये नहीं कहा हमारी गवर्नमेंट हटा रहे हैं, शरीयत खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये एक आम आदमी की सोच नहीं हो सकती, एक फसादी, एक गवार सोच जो ग्रूम हुई है उसके अंदर, ठीक है, उसका ये नतीजा है। और मैं अपनी बात पे बिल्कुल खड़ा हूँ आज भी कि मैंने आपसे कहा था कि अगर उससे बाहर निकला कोई तो अरेस्ट वापस होगा, तो अरेस्ट है और गंडापुर का अरेस्ट पेंड है, क्योंकि गंडापुर ने कहा कि भाई हम इनको अरेस्ट करवा देंगे, ठीक है, हमें छोड़ दें क्योंकि अभी हमें ले जाना जरूरी है। आप मुझे बताएं, अरेस्ट भी एक्सपेक्टेड है? नहीं, एफआईआर में तो वो भी मतलूब है, लेकिन अभी पेंड है। लेकिन आप ये समझते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में पता चल रहा है गाड़ियां उतर रही, पकड़ रही, उनको पकड़ लिया। कल हमने इस पे उनकी तर्जमान से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको ये कहा गया था कि हम आपको दोबारा डी चौक लेके जा रहे हैं, इसलिए वो बड़ी आराम से गाड़ी में बैठ गई। लेकिन अगर हुकूमत ने पकड़ना होता तो अगर सीसीटीवी फुटेज से वो पकड़ नहीं सकती थी। इस प्रोग्राम के हवाले से भी अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल ऑर्डर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 27 नवंबर की रात को पिम्स अस्पताल से गुमशुदगी और 2 रोज तक इस्लामाबाद पुलिस की गिरफ्तारी में रहने के बाद सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान को आज जेल से रिहा कर दिया गया है। आज इस्लामाबाद की इंसानी दहशतगर्दी अदालत में सहाफी मतीउल्लाह जान के खिलाफ मंशियात और दहशतगर्दी केस की समाअत हुई, जिसमें मतीउल्लाह जान के वकील ने जमानत की दरख्वास्त की, जिसके बाद अदालत ने 10,000 रुपए के मचलकों के एवज उन्हें जमानत दी और अब से कुछ देर पहले उन्हें अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। मगर मतीउल्लाह जान के बॉन्डे केस में गिरफ्तारी से लेकर रिहाई ने इस पूरे मामले में हुकूमती मुदाखलत को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि पहले मतीउल्लाह जान को नामालूम अफराद ने अगवा किया, फिर इस्लामाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ मंशियात की भोंडी एफआईआर काटी, जिसे वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी मजाका खेज करार दिया। राना सनाउल्लाह ने अपनी जमात के मुतअद्दिद रहनुमाओं के मौक़िफ़ के बरक्स असूली पोजीशन अपनाते हुए कल हमारे प्रोग्राम में बताया कि उन्होंने मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी का मामला हाई लेवल मीटिंग में उठाया है और उम्मीद है कि उन्हें जल्द इंसाफ मिलेगा। देखिए, ये वो आप एफआईआर पढ़ लें, बड़ी मज़ेदार केस किस्म की जो है वो स्टोरी जो है वो लगती है। ये मामला वज़ीर-ए-आज़म साहब तक भी पहुंचा है। आज वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मौजूद थे, इंफॉर्मेशन के दूसरे लोग मौजूद थे, आईजी इस्लामाबाद मौजूद थे, तो उनसे इस बारे में जो है वो वहाँ पे बात हुई है और उनको बड़ी सख्ती से कहा गया है कि आप इस मामले को ज़ाती तौर पे देखें और इसमें इंसाफ होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए। और आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हाई लेवल मीटिंग में यह मामला सामने आने के अगले ही रोज मतीउल्लाह जान को रिहा कर दिया गया है। यानी इस केस में एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ है कि हुकूमत जब चाहे इदारों को इस्तेमाल करके किसी पर अपनी मर्जी की एफआईआर कटवाए और फिर हुकूमत के असर रसूख के ही नतीजे में साफी को जमानत पर रिहा किया जाए। बहरहाल मतीउल्लाह जान की रिहाई उनके अहले खाना और साफदी बरादरी के लिए सुकून का बायस बनी है। मगर मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी पर नून लीग के बाज़ रहनुमाओं ने जिस किस्म के बयान दिए, उसने आज़ादी सहाफ़त को लेकर उनके दोहरे मयार को भी बेनकाब कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर इत्ताअत अता तारक समेत पूरी नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मतीउल्लाह जान को बड़ा सहाफ़ी करार देती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया तो नून लीग की क़यादत मतीउल्लाह जान के घर पहुंच गई थी, उन्हें मीडिया की आज़ादी का चेहरा करार दिया गया। मगर अब उन्हीं रहनुमाओं ने मतीउल्लाह जान की सहाफ़त पर सवालात उठा दिए हैं। कोई उन्हें साफ़ी मानने से इनकार कर रहा है, कोई उन्हें सियासी वर्कर करार दे रहा है, तो किसी ने मतीउल्लाह जान पर डॉलरों के लिए एक मखसूस सियासी जमात का एजेंडा चलाने का इल्जाम लगाया है। मतीउल्लाह जान साहब बहुत मंजे हुए सहाफ़ी हैं, बड़ा तजर्बा है, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता था। मेरा तो ख्याल है कि वो कल्ट का हिस्सा बन चुके हैं। मतीउल्लाह जान साहब अगर तो बैलेंस तरीके से कोई व्यू अपना मेरा नहीं ख्याल दे सकते हैं एनी मोर। मैंने माना कि कल्ट है और व्यूज आते हैं और डॉलर आते हैं, बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप मुल्क की वकार को दाव पे लगा दें और लोगों से बदतमीजियां शुरू कर दें। जब सहाफी जो है वो एक सियासी वर्कर बन जाए तो मेरा ख्याल है कि सहाफत के ऊपर भी एक सवालिया निशान आए। मुझे उनकी एफआईआर मैंने नहीं पता है कि उनसे आइस जो है पकड़ी गई है। हो सकता है ये वेरीफाइबल है, जिस तरह आपने कहा है कि वो एफआईआर जो है सच है झूठ है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं समझता हूँ कि सहाफत के पेशे की जो तकद्दस है उसकी सबसे पहली डिमांड है कि आप अपनी रिपोर्टिंग करते हुए जो वाक़या देख रहे हैं वो अपनी सियासी सोच के मुताबिक उनको उनकी तशरीह या इंटरप्रेट ना करें, वरना आपके सहाफी होने के ऊपर एक होगा जो है वो
लाशें ढूंढने के लिए जो है वो हर जो सड़क मोहल्ले गली में जो है वो फिर रहे हैं कि कोई लाश मिल जाए कहीं से, उसके ऊपर कोई व्लॉग हो जाए, उसके ऊपर जो है वो मतलब उनको 4 व्यूज मिल जाए। ये सहाफत होती है, इसको आप सहाफत कहते हैं। जो जबान इस्तेमाल की जाती है वो सहाफत की जबान है। यह है हमारी सियासी जमातों का वो अलमिया जिनका मौक़िफ़ हालात और वक्त के हिसाब से बदलता रहता है। देखिए यही नून लीग माजी में मतीउल्लाह जान और उनकी सहाफत के बारे में क्या राय रखती थी। मतीउल्लाह जान साहब को जिस तरह से उठा लिया था, ये पाकिस्तान के लिए कोई बहुत खूबसूरत मनाजिर नहीं है, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। मतीउल्लाह ने मीडिया और सहाफत की आजादी के लिए पहले भी बात की। उनको कस्टडी में लेना, उनकी आवाज को, सहाफत की आवाज को खामोश करने की एक अटेम्प्ट है जो नाकाम होगी। आज मतीउल्लाह जान को जिस तरह इस हुकूमत ने गिरफ्तार किया, ये इस बात का सबूत है कि ये हुकूमत पाकिस्तान को डेमोक्रेसी नहीं बल्कि फेंटाक्रेसी बनाना चाहती है कि जो हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसको फेंटा लगेगा। मगर अब नून लीग के अक्सर रहनुमाओं की राय उनके लिए बदल चुकी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। जिस दिन से इंडिया ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार किया है, उसके बाद से यह सवाल था कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएंगे। और जब यह सवाल पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से बार बार हुआ तो उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट किया था, लेकिन अब जब साफियों ने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश होगी कोई ऐसा फॉर्मूला तय पाया जाए जिसमें क्रिकेट की भी जीत हो और पाकिस्तान की इज्जत भी हो। लेकिन उससे पहले वो ये कह चुके थे कि हम जख्म सह लेंगे लेकिन इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और अब वो ये कह रहे हैं कि जो भी फॉर्मूला होगा वो यकतरफा नहीं होगा, दोनों ममालिक के लिए होगा। क्योंकि कोशिश है कि विन विन हो और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो। हम वो चीज़ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी भी फार्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई भी नया फार्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज़्ज़त है। पहले मोहसिन नकवी ने रिजेक्ट किया था हाइब्रिड मॉडल, लेकिन अब उनकी गुफ्तगू से लग रहा है कि शायद पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे मान जाएगा और मुमकिन है कि फिर ये शर्त भारत के लिए भी रखी जाए कि जब भारत में इवेंट होगा तो पाकिस्तान वहां पे भी नहीं जाएगा, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी ने। फैजान, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कहा गया था कि हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं है, लेकिन क्या अब पाकिस्तान लचक दिखा रहा है और हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, कोई भी फैसला जो होगा ना वो एकतरफा नहीं होगा और वन साइडेड नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हमेशा से मौक़िफ़ था कि ये नहीं हो सकता कि इंडिया हमारे पास आके ना खेले और हम फिर इंडिया जाके खेलते ही रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी हद तक इस बात को मनवाने में कामयाब हो गया कि अगर इंडिया के लिए आप हाइब्रिड मॉडल करते हैं तो आने वाले जितने 4 ICC के इवेंट्स इंडिया में शेड्यूल है उसमें पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड मॉडल होगा। तो जो भी फैसला होगा वो बराबरी की बुनियाद पे होगा। तो पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि जो तुम करोगे हम भी वही करेंगे। फैजान साहब, तो क्या पाकिस्तान ये इन राइटिंग दे देगा कि आइंदा ICC इवेंट्स में पाकिस्तान भी इंडिया में जाके नहीं खेलेगा? और जब ये पाकिस्तान अपना एक ऑब्वियस रिएक्शन देगा इन राइटिंग, तो इसके बाद क्या इंडिया उस पर मान जाएगा, ICC उस पर मान जाएगा, या फिर इंडिया अपनी पोजीशन पर नजरसानी करेगा और शायद फिर वो आ जाए पाकिस्तान? क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी तो इंडिया को मानना पड़ेगा क्योंकि अभी मसला सारा इंडिया ही अपनी डिक्टेट कर रहा है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, BCCI को किसी ने प्रॉपर्ली दीगर बोर्ड से और खासतौर पर PCB से इस हद तक जाके चैलेंज किया है। जब से ये कह लें कि फाइनेंशियल मॉडल की बुनियाद पे इंडिया की एक इजारादारी कायम हुई, तो चैलेंज किया पाकिस्तान ने। काफ़ी हद तक PCB अपनी बातें मनवाने में कामयाब हुआ है। और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये साबित कर देगा, ये कह देगा कि ये हमारी गवर्नमेंट की पोजीशन, और ये वाकई में गवर्नमेंट की पोजीशन भी है कि अगर इंडिया आपके साथ नहीं खेलता तो आपको भी इंडिया जाके खेलने की जरूरत नहीं है। तो जब गवर्नमेंट की पोजीशन आ जाएगी तो ICC इस पे बड़ा क्लियर है कि अगर गवर्नमेंट की एक पोजीशन है तो उस पे ICC किसी बोर्ड को जबरदस्ती नहीं कर सकता और उसको गवर्नमेंट की बात मानने के लिए टीमों को इजाजत होगी। इंडिया भी तो यही बार बार बात करता है कि हमारी गवर्नमेंट हमें क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन पे बरकरार रहेगा? क्योंकि मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जब बिग 3 का मामला था और आपको याद होगा नजम सेठी साहब उस वक्त चेयरमैन थे और पाकिस्तान नहीं मान रहा था बिग 3 फॉर्मूले को, तो इंडिया ने पाकिस्तान को कहा कि आप बिग 3 पे राजी हो जाएं, हम अगले साल टेस्ट सीरीज खेलने आएंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान नहीं आया इंडिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया चला गया था। तो अब आपको लगता है कि अगर हम ये फैसला करेंगे उस पर हम डट पाएंगे? देखिए, वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात होती है। हम बार बार
एक ही जगह से धोखा खाने को मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई तैयार होगा। देख कहीं ना कहीं वैल्यूज सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है और इस बार भी वही बात है, वरना आईसीसी से बड़े इजाफी रेवेन्यू की और बहुत सारी ऑफर्स हुई थी कि आप ये मान जाए आप वो मान जाए, बट पाकिस्तान ने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, जैसा आप हमें ट्रीट करेंगे हम भी आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे। तो ठीक है, आगे अगर कोई बोर्ड चेयरमैन नया आता है, और देखें ये चेयरमैन की भी बात नहीं है, ये इदारे का फैसला है। आज अगर मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी है तो आइंदा कल जो भी चेयरमैन पीसीबी होंगे, ये फर्द वाहिद का फैसला नहीं होता, ये इदारे का फैसला होता है। और जब इदारे फैसले करते तो वो फर्द वाहिद के बदलने से एक और ये बात कंफर्म कीजिएगा फैजान साहब कि क्या अभी अगर हाइब्रिड मॉडल भी होता है तो क्या पाकिस्तान को आईसीसी से जो रेवेन्यू मिलता है उस पर भी हमने कोई निगोशिएट किया है, क्योंकि इस तरह की इत्तलात थी। और दूसरा विक्रांत गुप्ता जो सहाफी है भारतीय, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया कि पाकिस्तान एक और ये डिमांड भी रखेगा कि जो हाइब्रिड नाम है उसको आप तब्दील कर दें। देखिए ये हो सकता है कि को होस्ट के तौर पर यूएई का नाम आ जाए, लेकिन इसमें भी एक बड़ी अहम चीज है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल फाइनल में नहीं आता तो उसके मैचेस फिर जो फाइनल और सेमीफाइनल के लिए वहां ऑल्टरनेट वेन्यू रखेंगे इंडिया को नवाजने के लिए, तो वो मैचेस फिर पाकिस्तान में हो गया। अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता तो सिर्फ इंडिया अगर खेलेगा तो वो अपने मैचेस यूएई में खेलेगा, वरना सारे मैचेस उसके अलावा पाकिस्तान में होंगे। ठीक है, इसको को होस्ट का अगर आप नाम दे देंगे तो वो एक अलग बात है, बट वही अगेन जो बार बार सबसे अहम बात है कि इक्वालिटी की टर्म पर होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें बड़ा डिटरमाइंड है। और रेवेन्यू की जो आपने बात की, ऑफ कोर्स देखिए जब दुबई में यूएई में अगर मैचेस कराने की प्रपोजल हो रही तो यूएई का भी एक डिमांड आती है कि हमें भी गेट रिसीट मिले, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें बड़ा फर्म है कि हमारा इवेंट है, हमारी गेट रिसीट ही होगी, जितनी गेट मनी होगी वो पाकिस्तान की होगी। तो ये चीजें भी अभी सॉर्ट आउट होनी। और ऑफ कोर्स देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को भी मानना पड़ेगा और पीसीबी का भी ये स्टैंड है कि इंडिया के बाद अगर सबसे ज्यादा पैशनेट नेशन या सबसे ज्यादा एक्साइटिंग क्रिकेटिंग टीम जो है वो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिजर्व करता है उसको रेवेन्यू शेयर में हिस्सा ज्यादा मिले। फैजान लखानी हमारे मौजूद थे आज के प्रोग्राम में। इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।